गवर्नमेंट ने रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को फाइनली अपॉइंट किया एज सेकंड चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। पर क्या आप जानते हैं कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन होता है और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या होती है? और सबसे बड़ा सवाल, एक रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल रैंक ऑफिसर को क्यों और कैसे सीडीएस जैसी इतनी बड़ी पोजीशन पर अपॉइंट किया गया, ये सब देखेंगे आज की इस डिटेल्ड वीडियो में। 15 अगस्त 2019 यानी 73rd इंडिपेंडेंस डे पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लाल किले से दिए भाषण में सीडीएस यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का जिक्र किया था और ये भी साफ किया था कि इंडिया को उसका पहला सीडीएस जल्द ही मिलेगा। आज हमने निर्णय किया है कि अब हम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस इसकी व्यवस्था करेंगे और इस पद के गठन के बाद तीनों सेनाओं के शीर्षस्थ स्तर पर एक प्रभावी नेतृत्व मिलेगा। और कुछ महीने बाद दिसंबर में गवर्नमेंट ने उस समय के आर्मी चीफ बिपिन रावत को अपॉइंट किया एज इंडियाज फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। जनरल बिपिन रावत रिटायर होते उससे पहले ही उनको अपॉइंट कर लिया था एज सीडीएस। सीडीएस पोजीशन सबसे पहले ऑफिशियली कारगिल रिव्यू कमेटी द्वारा सजेस्ट की गई थी। ऐसे तो हमने कारगिल युद्ध जीता था, पर हम इस बात पर पर्दा भी नहीं डाल सकते कि हमने इस जीत के लिए अपने कितने वीर जवान खोए हैं। अगर हमारी सर्विसेज के बीच प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होता तो शायद हमें इतना बड़ा नुकसान नहीं उठाना पड़ता। और ये सर्विसेज के बीच कोऑर्डिनेशन की कमी हमें बस कारगिल वॉर में ही देखने को नहीं मिली थी, बल्कि 1962 समेत दूसरे वॉर में भी इस कमी को महसूस किया गया था। फाइनली 24 दिसंबर 2019 में कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी ने सीडीएस पोजीशन को पब्लिकली अनाउंस किया। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पोजीशन के लिए नियुक्त ऑफिसर एक 4 स्टार जनरल, ट्राई सर्विस चीफ और डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स का सेक्रेटरी होगा। अब आप सभी का सवाल होगा कि आखिर एक मिलिट्री ऑफिसर किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी कैसे हो सकता है, तो चलिए इसको समझते हैं। दरअसल डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आने वाले डिपार्टमेंट है जो एमओडी के अंडर आने वाले मिलिट्री मैटर्स का इंचार्ज होता है और साथ ही ये आर्म्ड फोर्सेस और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के बीच इंटीग्रेशन प्रोवाइड करता है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के हेड होते हैं डिफेंस मिनिस्टर यानी रक्षा मंत्री, और पहले इसके अंडर मेनली 4 डिपार्टमेंट्स आते थे, दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, डिपार्टमेंट ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर और डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन। इन हर एक डिपार्टमेंट को सेक्रेटरी द्वारा हेड किया जाता है जो आगे डिफेंस सेक्रेटरी को रिपोर्ट करते हैं। पर 1 जनवरी 2020 में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर एक न्यू डिपार्टमेंट को ऐड किया गया जिसका नाम रखा गया डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स, और इसके हेड हो गए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ एज इट्स एक्स ऑफिशियल सेक्रेटरी। पर यहाँ पर खास बात यह है कि जहाँ एक तरफ एमओडी के अंडर आने वाले दूसरे डिपार्टमेंट्स के सेक्रेटरीज डिफेंस सेक्रेटरी को रिपोर्ट करते हैं, तो वही सीडीएस को डिफेंस सेक्रेटरी को रिपोर्ट नहीं करना होता है, बल्कि वो डायरेक्टली डिफेंस मिनिस्टर या आगे प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करते हैं। और इसी कारण से इस पोजीशन को 1 पॉइंट कॉन्टैक्ट का नाम भी दिया गया है, जहां पर सीडीएस गवर्नमेंट और प्राइम मिनिस्टर के सिंगल पॉइंट मिलिट्री एडवाइजर के तौर पर काम करते हैं। सीडीएस इंडिया के लिए काफी इंपॉर्टेंट पोजीशन है और ये ट्राई सर्विसेज की इफेक्टिवनेस और इंडिया की ओवरऑल कॉम्बैट कैपेबिलिटी को बूस्ट करने में मदद करेगा। ऐसा नहीं है कि सीडीएस पोजीशन को बस इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया है, बल्कि कई मेजर कंट्रीज जैसे फ्रांस, यूएसए, चाइना और यूके में भी ये पोजीशन एग्जिस्ट करती है। हाँ, कुछ कंट्रीज में इस पोजीशन का नाम बदलकर कुछ और रखा गया है, वही कई कंट्रीज में इसको ऑफिशियली चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ही बोलते हैं। इन सब के अलावा सीडीएस चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के परमानेंट चेयरमैन होते हैं। सीडीएस को अपॉइंट करने से पहले तीनों सर्विसेज के चीफ में से सीनियर मोस्ट ऑफिसर को ही चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का चेयरमैन बनाया जाता था। जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर का प्रिंसिपल एडवाइजर होता है, बिल्कुल वैसे ही सीडीएस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के प्रिंसिपल मिलिट्री एडवाइजर होते हैं। चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के परमानेंट चेयरमैन होने के साथ ही सीडीएस नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, डिफेंस प्लानिंग कमेटी और न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी के मेंबर भी हैं। पर यह बात भी याद रखें कि सीडीएस कोई मिलिट्री कमांड होल्ड नहीं करते हैं। तीनों सर्विसेज में जॉइंटनेस लाना, इंफ्रास्ट्रक्चर का ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन इंश्योर करना, 5 ईयर डिफेंस कैपिटल एक्विजिशन प्लान और 2 ईयर रोल ऑन एनुअल एक्विजिशन प्लान इंप्लीमेंट करना, वेस्टफुल एक्सपेंडिचर को रिड्यूस करना, ये सभी सीडीएस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ट्राई सर्विसेज एजेंसीज, कमांड्स और ऑर्गेनाइजेशंस इंक्लूडिंग स्पेस एंड साइबर, इनको सीडीएस ही कमांड करते हैं। इनका फोकस मेनली ट्राई सर्विस इश्यूज पर ही होता है। बाकी सर्विस स्पेसिफिक इश्यूज के लिए रिस्पेक्टिव सर्विस के चीफ ही रक्षा मंत्री को रिपोर्ट करते हैं। कई लोगों को लगता है कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ इंडिया में हाईएस्ट मिलिट्री रैंक है, पर हकीकत में सीडीएस भी सर्विस चीफ की तरह एक 4 स्टार रैंक ऑफिसर है जिसको गवर्नमेंट ने स्पेशल पावर दी है। अगर हम इंडियन डिफेंस फोर्सेस यानी इंडियन आर्मी, नेवी और इंडियन एयरफोर्स के रैंक स्ट्रक्चर को देखेंगे तो इस हायरार्की में फील्ड मार्शल, एडमिरल ऑफ द फ्लीट और मार्शल ऑफ द एयरफोर्स रैंक सबसे ऊपर आती है, जो रिस्पेक्टिव सर्विसेज की 5 स्टार रैंक है। और इस 5 स्टार रैंक पे प्रमोट होना किसी भी ऑफिसर के लिए गर्व की बात है।
सैम मनेकशॉ फील्ड मार्शल रैंक पर प्रमोट होने वाले फर्स्ट इंडियन आर्मी ऑफिसर थे। वही दूसरे इंडियन आर्मी ऑफिसर थे KM करियप्पा। अब अगर बात करें इंडियन एयरफोर्स की तो अर्जन सिंह मार्शल ऑफ द एयरफोर्स रैंक पर प्रमोट होने वाले पहले और इकलौते इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर थे। वही इंडियन नेवी में अभी तक कोई भी इंडियन नेवल ऑफिसर को इस रैंक पर प्रमोट नहीं किया गया है। 5 स्टार रैंक होल्ड करने वाले सभी ऑफिसर्स को उनकी डेथ तक सर्विंग ऑफिसर्स ही कंसीडर किया जाता है और वो अपनी रैंक लाइफ टाइम के लिए होल्ड करते हैं। इसलिए याद रखें कि CDS एक 4 स्टार जनरल और इक्विवेलेंट ऑफिसर होता है, ना कि 5 स्टार रैंक ऑफिसर। दिसंबर 2021 में CDS बिपिन रावत मी-17 हेलीकॉप्टर क्रैश में वीरगति को प्राप्त हो गए थे, जिसके बाद ये पोजीशन वेकेंट थी और काफी लंबे समय के बाद इंडिया को फाइनली सेकंड चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ मिल गया है। गवर्नमेंट ने 27 को रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को अपॉइंट किया एज नेक्स्ट CDS। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल NDA एलुमनी है और उनका जन्म 18 मई 1961 में हुआ था। 1981 में IMA से पास आउट होने के बाद उन्हें इंडियन आर्मी की 11th कोर का राइफल्स में कमीशन मिला। करीब 40 साल के अपने मिलिट्री करियर में लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान ने कई सारी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स होल्ड की है और उनके पास जम्मू एंड कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट में काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस का काफी एक्सपीरियंस है और उन्हें अपनी डिस्टिंग्विश सर्विस के दौरान परम विशिष्ट सेवा मेडल, उत्तम योद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल एंड विशिष्ट सेवा मेडल से नवाजा गया है। मेजर जनरल रैंक पर इन्होंने बारामूला सेक्टर में इन्फेंट्री डिवीजन को कमांड किया था। लेफ्टिनेंट जनरल रैंक पर प्रमोट होने पर उन्होंने नॉर्थ ईस्ट में एक कोर को कमांड किया था और 2019 में फाइनली ईस्टर्न कमांड के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ बने। जनरल अनिल इंडियन आर्मी के DGMO यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस भी रह चुके हैं और इन्होंने UN पीस कीपिंग मिशन के अंडर एंगोला में भी अपना सर्विंग टेन्योर कंप्लीट किया है। मई 2021 में इंडियन आर्मी से रिटायर होने के बाद उन्होंने अजीत डोवाल के साथ क्लोजली काम किया है और नेशनल सिक्योरिटी एंड स्ट्रेटेजिक मैटर्स, और अब वो इंडिया के सेकंड चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के तौर पर सर्व कर रहे हैं। यहाँ पर सवाल ये आता है कि आखिर एक रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल ऑफिसर को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के लिए अपॉइंट क्यों किया गया, और पास्ट में कभी ऐसा हुआ है कि एक रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर को इतनी बड़ी पोजीशन पर अपॉइंट किया गया हो। देखिए, गवर्नमेंट ने जून में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के अपॉइंटमेंट से जुड़े रूल्स एंड रेगुलेशन में कुछ फॉर्मल चेंजेस किए हैं और इन रूल्स के अकॉर्डिंग कोई भी सर्विंग या रिटायर्ड 3 स्टार ऑफिसर भी CDS अपॉइंटमेंट होल्ड करने के लिए एलिजिबल है। गवर्नमेंट ने ये रूल इंप्लीमेंट करने के लिए आर्मी रूल्स 1954, द नेवल सेरेमोनियल कंडीशंस ऑफ सर्विस एंड मिसलेनियस रेगुलेशंस 1963 और द एयरफोर्स रेगुलेशंस 1964 में अमेंडमेंट किए थे। यानी अब कोई भी सर्विंग या रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल, एयर मार्शल, वाइस मार्शल या उससे ऊपर की रैंक होल्ड करने वाले ऑफिसर जिनकी एज 62 ईयर से कम है, वो सभी CDS अपॉइंट होल्ड करने के लिए एलिजिबल हैं और इसी कारण से लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान CDS पोस्ट पर अपॉइंट होने के लिए बिल्कुल एलिजिबल थे। और हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है कि CDS के लिए कई सारे सर्विंग और रिटायर्ड डेकोरेटेड ऑफिसर्स एलिजिबल थे, पर गवर्नमेंट ने जनरल चौहान के सर्विस रिकॉर्ड और उनके एक्सपीरियंस को देखते हुए उन्हें ही अपॉइंट किया। पर न्यूली अपॉइंटेड CDS के सामने कई चैलेंजेस भी हैं। अब क्योंकि CDS बिपिन रावत की अपने पायोनियर टास्क यानी तीनों सर्विसेज के इंटीग्रेशन और उनके फ्यूचर रेडी करने के टास्क को कंप्लीट करने से पहले उनकी डेथ हो गई थी, इसलिए अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी न्यूली अपॉइंटेड CDS के कंधों पर आ गई है और उन्हें इस टास्क को कंप्लीट करने के साथ ही ये भी मेक श्योर करना होगा कि आर्म्ड फोर्सेस किसी भी स्टेज पर अनबैलेंस्ड नहीं होनी चाहिए। डिफेंस फोर्सेज में इंटीग्रेशन का मतलब बस थिएटराइजेशन या न्यू थिएटर कमांड्स को बनाना ही नहीं है, बल्कि इससे काफी कॉम्प्लेक्स है। मैक्रो लेवल पर आर्म्ड फोर्सेस के स्ट्रक्चर्स और प्रोसेस को इंटीग्रेट करने के साथ ही इसमें कुछ चैलेंजेस जिनका सामना न्यू CDS को करना होगा, वो है इंडियन मिलिट्री को नेक्स्ट जनरेशन वॉरफेयर के लिए प्रिपेयर करना, टेक्नोलॉजी थ्रेशोल्ड को रेज करना और मल्टी डोमेन वॉरफेयर के नॉइसेस से डील करना। ऑपरेशनली CDS के लिए बिगेस्ट चैलेंज होगा डिफेंस फोर्सेस की ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस को 2 फ्रंट थ्रेड के लिए अलाइन करना। जितनी भी कंट्री ने पास्ट में थिएटराइजेशन को इम्प्लीमेंट किया, उन सभी ने स्मूथ ट्रांजिशन नहीं देखा है। इसलिए CDS अनिल चौहान को नियर फ्यूचर में बोल्ड डिसीजन लेना होगा और साथ ही ये भी इंश्योर करना होगा कि ट्रांजिशन के किसी भी स्टेज पर हमारी फोर्सेज में अनबैलेंस ना आए। तो ये थी आज की वीडियो और ऐसी ही डिटेल्ड डिफेंस रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए आप हमारी डिफेंस एनालिसिस सीरीज देख सकते हैं। प्लेलिस्ट के लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। लाइक करें हमारी वीडियो को और हमेशा की तरह हमारी वीडियो को शेयर करते रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में।